Assalamu alaikum everyone. I'm Barrister Hamna Zain and today we will discuss the topic consent under Contract Act 1872. So consent क्या होता है? अब आप सोचेंगे कि क्यों consent आप अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? consent तो हमने पहले भी contract के essentials में पढ़ लिया था. एक मेरा पुराना लेक्चर जिसके अंदर मैंने बताया था कि कंसेंट होना बहुत ज़रूरी होता है अगर जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है. लेकिन द रीज़न इज़ कि कंसेंट इटसेल्फ इज़ अ वेरी वेरी बिग topic and it covers a lot of things. So what we'll do is we will cover consent इतना thoroughly कि आगे जब consent की बात आए तो आपको जो है वो उसमें कोई ambiguity ना रहे. Everything should be very clear. Now you all know that when a contract is made between two parties there are certain essential conditions which needs to be met. और अगर वो conditions fulfill नहीं होती तो क्या होता है, तो contract जो है आपका, you all know this, what happens then, your contract is either void or voidable. अच्छा, void और voidable, पहले मैंने आपको बताया void हो जाता है अगर कुछ certain conditions missing हो. voidable तब होता है जब, देखिए void तब होता है जब contract उसकी कंडीशंस ही मिसिंग हो और कॉन्ट्रैक्ट का आगे बढ़ने का कोई चांस ही ना हो. इट्स कम्प्लीटली नल एंड वॉइड. आगे कोई आपके पास गुंजाइश ही नहीं है उसको आगे फर्दर लेके जाने की. वो कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है. वॉइडेबल तब होता है, वॉइडेबल में देयर आर सर्टेन कंडीशंस जिसके थ्रू अगर किसी पार्टी ने कहा कि नहीं ये जो है उसकी बेसिकली रिक्वेस्ट के ऊपर या उसकी जो है पार्टी के ऑप्शन के ऊपर अग्रीव पार्टी की, वो वॉइडेबल हो सकता है, वॉइडेबल नहीं भी हो सकता है. दैट इज अनदर टॉपिक. वंस अगेन वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है वी विल कवर इन अनदर लेक्चर, बट लेट्स जस्ट फोकस ऑन कंसेंट नाउ. सो कंसेंट इसी तरह जब मैंने आपको कहा कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बाय बोथ द पार्टीज, two parties, then there are certain conditions which needs to be fulfilled, and if those conditions are not fulfilled then there is a possibility the contract can be voidable or void. और consent एक उसी condition का हिस्सा है. so वो condition contract के लिए बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे consent होना चाहिए. consent is an essential of a contract. अच्छा, इसकी स्टैट्यूटरी डेफिनेशन पे हम आ जाते हैं जो सेक्शन 13 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर की गई है कि व्हाट इज द स्टैट्यूटरी डेफिनेशन ऑफ द टर्म कंसेंट. नाउ कंसेंट इज टू और मोर पर्सन्स आर सेट टू बी इन कंसेंट. दो या दो से ज्यादा लोग दे आर सेट टू बी इन कंसेंट व्हेन दे बोथ, दोनों एग्री, बोथ या उससे ज्यादा जो सारे पार्टीज एग्री करें अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस. सो जितनी भी पार्टीज हैं, टू और मोर पार्टीज है, यूजुअली तो दो पार्टीज होती हैं कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन अगर ज्यादा भी हो सकती हैं. इफ मोर देन ऑल द पार्टीज एग्री, टू और मोर पार्टीज एग्री टू बी इन कंसेंट when they both agree upon the same thing, to be in consent on the same thing and in the same sense. जैसे कि इजीली दोनों ने कहा हाँ मैंने तुम्हें जो है वो टीवी देने थे, तो दूसरे ने कहा ठीक है, और वो कंसेंट हो गया, मतलब कि ऑफर एक्सेप्टेंस इजीली कंसेंट के साथ हो गई, एक एग्रीमेंट हो गया. दिस इज वन ऑफ द एसेंशियल्स ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज कंसेंट. अच्छा, कंसेंट के मैंने आपको पहले ही अगर मेरा लेक्चर आपने देखा होगा, देयर आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंसेंट्स. वन इज सेक्शन 13 में कंसेंट इज डिफाइंड the word consent only, and the second is free consent which is defined in section 14 of the Contract Act. So consent or free consent mein I have explained you the difference in my previous lecture, but today we will go into very detail, like very depth में जाएंगे और उसमें हम बताएंगे कि दोनों के बीच में exactly मतलब कि free consent जो है वहाँ उसमें उसकी क्या क्या essentials होती हैं, और उस सारे essentials को हम बहुत fully cover करेंगे क्योंकि वो Contract Act का हिस्सा होती हैं and exams में भी आती हैं. Now फ्री कंसेंट, जैसे कि सेक्शन 13 कवर्स कंसेंट डेफिनेशन, जस्ट कंसेंट. सेक्शन 14 कवर्स फ्री कंसेंट. फ्री कंसेंट क्या होता है, आप कहेंगे फ्री कंसेंट, व्हाट इज फ्री कंसेंट. नाउ फ्री कंसेंट हैज लीगली इट हैज गॉट 5 कंडीशंस, और वो 5 कंडीशंस क्या हैं, दोज आर द कंडीशंस फ्री कंसेंट इज गिवन व्हेन दोज कंडीशंस आर नॉट in that
दे आर बेसिकली नॉट कॉज्ड बाय। सो अगर तो नॉट ये सारी कंडीशंस में होगा तो फिर वो आपकी फ्री कंसेंट हो जाएगी। मैं जैसे आपको थोड़ा एग्जांपल देती हूँ, ये मैंने अपने आप को भी कंफ्यूज कर दिया। सेक्शन 14 फ्री कंसेंट डिफाइन करता है, फ्री कंसेंट तब होगा जब ये सारी चीजें नहीं होंगी, ठीक है। वो कौन सी चीजें नहीं होंगी, वो चीजें नहीं होंगी। नंबर 1 उसके अंदर आपका कोअर्जन है, नंबर 2 आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस है, नंबर 3 आपका फ्रॉड है, नंबर 4 misrepresentation and number 5 is mistake. So when all these 5 conditions are not there, then you will enter into free consent. अगर इनमें से कोई भी चीज है तो वो फ्री कंसेंट नहीं होगा, और क्या चांस होगा कि कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड हो जाएगा। अच्छा, अब ये 5 कंडीशंस तो सिंपल हैं, आप कहेंगे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, लेकिन इन कंडीशंस की बहुत डिटेल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दी गई है, बहुत डिटेल से समझाया गया है, और ये हर कंडीशंस डिफरेंट सेक्शंस के अंडर कवर होती हैं। सो what we'll do is that we will cover each and every of these conditions which should not be in the contract, will form a free consent. So I will cover everything now, coercion से लेके mistake तक मैं सारा individually cover। अब दोबारा एक दफा मैं आपको दोबारा से लेके चलती हूँ, इससे भी पीछे, कोर्जन से पीछे, फ्री कंसेंट से पीछे, कंसेंट से पीछे, उससे पीछे क्या होगा, एग्रीमेंट। सो कोई भी एग्रीमेंट करने के लिए यू नीड टू हैव ऑल द एसेंशियल्स। इफ एनी ऑफ द एसेंशियल्स आर नॉट फुलफिल्ड देन द एग्रीमेंट इज नॉट इन्फोर्सेबल एट लॉ एंड देयरफॉर इट कुड बी वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अब इसमें जो एसेंशियल्स, वन ऑफ द एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज कंसेंट। कंसेंट 2 तरह के होते हैं, वन कंसेंट, एक नॉर्मल कंसेंट जो सेक्शन 13 में डिफाइन किया हुआ है, और दूसरा कंसेंट, फ्री कंसेंट, जो सेक्शन 14 में डिफाइन किया गया है। कंसेंट के भी 5 जो हैं टाइप्स होती हैं, कि वो चीज़ें 5 टाइप जो मैंने आपको पढ़ाई कि वो जब नहीं होंगी तो आपका कंसेंट हो जाएगा, फ्री कंसेंट होगा। फ्री कंसेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। नाउ फ्री कंसेंट में नंबर 1 कंडीशन थी कोअर्जन। कोअर्जन क्या होता है? कोअर्जन ऐसी चीज़ होती है जो किसी को कंपेल करना, डराना, धमकाना, ब्लैकमेल करके उसको कहना कि वो एग्रीमेंट में को साइन करे। ये सारी चीज़ें उसको ज़बरदस्ती एक एग्रीमेंट साइन करवाने के लिए अगर यूज़ हो, और वो चीज़ें जो पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर आपकी जो है वो ऑफेंस होती हैं, वो सारी चीजें, तो फिर वो कंसेंट, फ्री कंसेंट नहीं होगा, वो कोर्जन के, वो आपका कोर्जन बन जाएगा। कोर्जन होगा तो कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या हो जाएगा, सॉरी, कोर्जन बन जाएगा तो आपका फ्री कंसेंट नहीं होगा। फ्री कंसेंट नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइडेबल, इट इज नॉट वॉइड, वॉइड नहीं है, ये वॉइडेबल है। वॉइडेबल क्या है? एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टीज। सो वॉइडेबल हो जाएगा बट एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टीज हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, ये आपका वॉइडेबल हो गया। अच्छा, इसमें अब आप कहेंगे कि ठीक है, अगर कंसेंट, अगर किसी ने मुझे जबरदस्ती डरा धमका के कर भी दिया कॉन्ट्रैक्ट, मुझे ब्लैकमेल किया, somebody is blackmailing me to enter into a contract, तो फिर मेरे पास रेमेडीज क्या होंगी? मैंने डर के मतलब ब्लैकमेल होके कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, what are the remedies that I have in law? So under law you have number 1, there is a right to, because वो voidable contract है, वो हो गया है, at the parties option, मेरी ऑप्शन है, मेरी मर्जी है कि मैं उसको void कर दूं या voidable। अच्छा, राइट, सॉरी, void लॉ में होता है, voidable जो होता है वो आपका ऑप्शन ऑफ द पार्टीज होता है, कि अगर तो पार्टीज ने डिसाइड किया है कि मतलब सोचा है कि ये नहीं है, सोचा मतलब सर्टेन सर्कमस्टांसेस उन्होंने देखी, उन्होंने कहा कि वॉइडेबल नहीं है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल हो जाएगा। आई विल कवर दैट इन अ सेपरेट टॉपिक, सेपरेट लेक्चर। मैंने कर दिया फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट साइन, मेरे पास राइट्स क्या हैं? राइट्स ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी। एग्रीव्ड पार्टी कौन होगी? एग्रीव्ड पार्टी आपकी वो होगी जिस पार्टी के साथ ज्यादती हुई है, उसको लॉ ने राइट दिया हुआ है कि राइट टू रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट। रिसेंड का मतलब ये है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो
पार्टी के पास ऑप्शन है कि वो टर्मिनेट कर दे, वो कॉन्ट्रैक्ट जब प्रेजेंट कर देगी, टर्मिनेट कर देगी, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों पार्टीज की जो टर्म्स एंड कंडीशंस, जो ऑब्लिगेशंस थी उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, द ऑब्लिगेशंस व्हिच बोथ द पार्टीज हैड इन द कॉन्ट्रैक्ट विल बी नॉट इन्फोर्सेबल एनीमोर। कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड हो गया, टर्मिनेट हो गया, पार्टीज की एक दूसरे के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटियां, ड्यूटियां, रिप्रेजेंटेशंस, वारंटीज, जो भी एक दूसरे से वादे थे, वो सारे खत्म हो जाएंगे। इट विल बी ended, it will be finished. Number 2, aggrieved पार्टी के पास राइट है, राइट टू ट्रीट द एग्रीमेंट एज इनवैलिड। सो वो एग्रीमेंट हो जाएगा इनवैलिड। वही मैंने कहा कि उसके पास ऑप्शन है कि वो वॉइडेबल कहे कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कभी वैलिड था ही नहीं, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाएगा। पार्टीज का ऑप्शन होता है। दिस इज कवर्ड। नाउ लेट्स डिस्कस what are the things, threats which do not amount to coercion। इसको मिसयूज नहीं करना। वी डोंट हैव टू मिसयूज दिस टाइप। ये नहीं है कि मैंने, क्योंकि मैंने बिजली का बिल नहीं दिया तो मैंने कहा ठीक है, मैं तो कोई मुझे बिजली जो है कि इलेक्ट्रिक वाले धमका रहे हैं, या कंपनी जो है वापडा वो कहती है कि आप बिल दो वरना हम आप बिजली काट देंगे, तो मैं कहूँ कि ये मुझे थ्रेट कर रहा था, तो ये दैट्स नॉट थ्रेट। व्हाट आर द थिंग्स दैट विल बी that will not amount to coercion। coercion में कौन कौन सी चीजें होती हैं जो नहीं होती। we have to use our common sense, but obviously मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। threat to sue, किसी पार्टी को सू करना। अगर किसी को मैं कहूँ कि मैं तुम्हें सू कर दूंगी क्योंकि तुमने मेरी चीजें नहीं दी वक्त पे जो तुमने मुझे वादा किया था, तो वो सू करने का जो थ्रेट है दैट इज नॉट coercion। नंबर 2, statutory compulsion। statutory compulsion is also not coercion। why? because statutory compulsion में वही बिजली की एग्जांपल आ गई। मैंने बिजली का बिल नहीं दिया और कि इलेक्ट्रिक ने कहा मैं बिजली काट दूंगी आपके, तो वो जो हो जाएगा आपको you were under an obligation to actually pay the bill, but you did not pay the bill, so they have every right to disconnect your electricity, so that is statutory compliance। it is not coercion। threat to strike, what is threat to strike? number 3, number 1 simple, number 2 भी simple था। threat to strike क्या, very very simple। मजदूर जब लेबर स्ट्राइक करते हैं और कहते हैं हमारे वेजेस बढ़ाओ या हमारी ये डिमांड पूरी करो, तो वो क्या हो जाता है, वो लेबर की स्ट्राइक हो जाती है, वो काम बंद कर देते हैं और फिर उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे फैक्ट्री ओनर जो होता है उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी करता है और वो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट कर लेता है। तो वो क्या होता है, वो थ्रेट टू स्ट्राइक होता है। जो टर्म्स एंड कंडीशंस उसने एक्सेप्ट किए हैं फैक्ट्री ओनर ने, दोज विल बी व्हाट, दोज विल नॉट बी कोर्जन, दे विल नॉट बी कोर्जन। नंबर 4, डिटेनिंग प्रॉपर्टी अंडर मॉर्गेज। 4th क्या चीज है जो कोर्जन नहीं होती, दैट विल नॉट कॉज अमाउंट टू कोर्जन। डिटेनिंग प्रॉपर्टी अंडर मॉर्गेज। अगर आपने मॉर्गेज में प्रॉपर्टी दी हुई है तो बैंक जो है, अगर आपने लोन नहीं वापस किया, पैसे वापस नहीं किए, बैंक हैज द राइट टू डिटेन योर प्रॉपर्टी, दैट इज नॉट कोर्जन। सो ये हमने कोर्जन पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट पे चले जाएंगे कि अनड्यू इन्फ्लुएंस। हमने पढ़ लिया फ्री कंसेंट में क्या क्या चीज़ें जब नहीं होंगी तब वो फ्री कंसेंट होगा। नंबर 1 वॉज कोर्जन विच वी डिस्कस्ड अभी। नंबर 2 इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। नाउ अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है वो आपका आ जाता है अंडर सेक्शन 16। सो ये आपका सेक्शन 16 कवर करता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। नाउ अनड्यू इन्फ्लुएंस की जो स्टैट्यूटरी डेफिनेशन है, लीगल डेफिनेशन, वो क्या होगी। अनड्यू इन्फ्लुएंस ये होता है, इन दोनों में फ़र्क है। कोर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस में कोर्जन होता है थ्रेट, जब आप किसी को थ्रेट करो, धमकाओ, ब्लैकमेल करो। अनड्यू इन्फ्लुएंस ये होता है कि मैं इसकी स्टैट्यूटरी डेफिनेशन पढ़ लेती हूँ। अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस वेयर द रिलेशनशिप subsisting between the parties are such that one of the parties is in a
position to dominate the will of another and uses that position to obtain an unfair advantage over the other. So इसका क्या मतलब बना? इसका मतलब ये बना कि एक बंदा पावरफुल या डोमिनेटिंग पोजीशन में होना बहुत ज़रूरी है. मोस्टली जो जुडिशियल एग्जाम्स के क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरह के नहीं आते कि एक्सप्लेन अनड्यू इन्फ्लुएंस, पहले प्रॉब्ली आते होंगे, लेकिन अब इस तरह के आते हैं कि एक सिनेरियो दे देते हैं, देयर इज अ प्रोपोजिशन, और उसमें सिनेरियो में केस लॉ टाइप सिचुएशन होती है, उसमें होता है कि ये हुआ तो फिर क्या, उसने जो है डोमिनेट किया, ये हुआ फलाना ढमकाना. वो अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्जन, ये चीज़ें नहीं क्लियरली यूज़ करते, ना वो कंसेंट करेंगे ना वो एग्रीमेंट. तो आपको खुद यू हैव टू फिगर आउट व्हाट आर द principles, what law, principle of law will apply in this question. So मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ये सारी चीज़ें डिटेल में, so that you know you must remember, although every I'm sure everybody who's completed the LLB they know of these things, लेकिन just to have a very detailed idea. So undue influence में आपका आ जाता है one person needs to be in a very dominating position. So इसके ingredients जो मैं essentials कहती थी, I haven't written down the definition here. मैंने अभी रीड किया, आपको definition लिखी नहीं है, उसमें ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता. इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे? डोमिनेटिंग पोजीशन बहुत ज़रूरी है. मेरी डोमिनेटिंग पोजीशन है, मैंने अगले को, मेरे से वीक बंदा है वो, उसको मैंने डोमिनेट करके, फोर्स करके कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया. रिलेशंस विच इन्वॉल्व डोमिनेशन, अब ये क्या होता है? ये भी सेम चीज़ है, लेकिन ये वो रिलेशनशिप्स होती हैं जिसमें डोमिनेशन आ जाती है. जैसे डॉक्टर पेशेंट की, हमेशा डॉक्टर जो होता है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे होता है, वो अपर हैंड होता है, पेशेंट इज इन अ वीकर पोजीशन. सो वट एवर द डॉक्टर सेज द पेशेंट विल डू दैट. लॉयर एंड द क्लाइंट, so lawyer, whatever the lawyer says the client will have to do that. So the lawyer is in a dominating position. Number 3 आपका नेचुरल रिलेशनशिप्स में आ जाता है पेरेंट चाइल्ड की. सो पेरेंट्स आर ऑलवेज इन अ डोमिनेटिंग पोजीशन ओवर द चाइल्ड एंड चाइल्ड इज इन अ वीक पोजीशन. वो अगर कुछ कहें डरा धमका, मतलब डोमिनेटिंग पोजीशन यूज करके, तो फिर वो अनड्यू इन्फ्लुएंस में आ जाता है. रियल अथॉरिटी, एक्चुअल अथॉरिटी, डोमिनेटिंग अथॉरिटी होनी चाहिए. फाइडिशरी रिलेशनशिप्स होती हैं बेनिफिशियरी और ट्रस्टी वाली रिलेशनशिप, सो वो भी इसमें आ जाती हैं. और आपकी sorry, this is not a condition. So these are the 4 conditions which come under undue influence. Undue influence की conditions है. अच्छा, अब अगर ये undue influence होता है तो आपका क्या होगा? आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा voidable at the option of the parties, right? At the option of the party whose consent was given. At the option of the party whose consent was given. तो ये voidable हो जाएगा. ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट, फ्री कंसेंट का अनड्यू इन्फ्लुएंस. अब नंबर 3 पे हम जाते हैं. फ्री कंसेंट के 3rd पॉइंट पे हम आ जाते हैं, जो कि जब होगा तो फिर फ्री कंसेंट नहीं होगा, और वो क्या है? वो है फ्रॉड. हमने कर लिया आपका नंबर 1 undue coercion, sorry, number 1 was coercion, number 2 was undue influence, and number 3rd is fraud. Now fraud is very simple. मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था कि फ्रॉड की बहुत एक सिंपल सी लिटरल माना है कि फ्रॉड मीन्स दैट कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स, राइट? फ्रॉड हम बहुत यूज़ करते हैं, फ्रॉड कर दिया उसने मेरे साथ, ये जानबूझ के कोई चीज़ करो गलत तो वो फ्रॉड होता है. अच्छा, फ्रॉड जो कवर होता है वो सेक्शन 17 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कवर होता है. ये हर जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे फ्री कंसेंट के, वो सारे स्टैट्यूटरी उनकी डेफिनेशंस दी हुई हैं, और वो एक सेक्शन के स्टैट्यूट के अंदर कवर हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में. फ्रॉड जो है इज नोइंग मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रूथ, your knowing misrepresentation of truth or concealment of a material fact, जैसे मैंने आपको कहा, to induce another to act on his detriment, right? इसके essential ingredients क्या होंगे? इसके essential ingredients होंगे आपके नंबर 1 suggestion regarding facts. So आपने जानबूझ के, मुझे पता है मैं एक फ़ोन बेच रही हूँ और मुझे पता है इसके अंदर डिफेक्ट है, सेकंड हैंड फ़ोन है, मुझे पता है, मैं अगले को कहती हूँ हाँ सेकंड हैंड फ़ोन तो है लेकिन ब्रांड न्यू कंडीशन में है, कोई डिफेक्ट नहीं है, और उसने ख़रीद लिया मेरी इस बात पर, मेरी स्टेटमेंट पे. ये क्या हो गया? ये आपका फ्रॉड हो गया. सो सजेशन रिगार्डिंग फैक्ट्स, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स, ये भी सिमिलर है. मैंने जानबूझ के उसको बताया ही नहीं कि फ्रॉड उसमें डिफेक्ट था, लेकिन मैंने बताया ही नहीं, मैं चुप रही. नंबर 3rd इज प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट.
दिस इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट ऑफ फ्रॉड. एंड नंबर 4, एनी एक्ट विद इंटेंशन टू डिसीव. सो कोई भी तरह की एक्ट जो कि आपका इंटेंशन डिसीव करने का होता है वो सारी फ्रॉड में आ जाती हैं. million dollar question now. Is silence considered to be a fraud? Will that be considered as fraud or not? Silence. Think about it. क्या साइलेंस इन सारी कंडीशंस में आएगा या नहीं आएगा, जो भी मैंने कंडीशंस आपको एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स बताया. मेयर साइलेंस कैन बी और कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज फ्रॉड. ठीक है, इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या कंडीशंस आ जाती हैं आपकी, कहाँ कहाँ साइलेंस जो है वो आपका फ्रॉड होगा, कहाँ कहाँ, वेयर साइलेंस विल बी कंसिडर्ड फ्रॉड. नंबर 1, ड्यूटी टू स्पीक. वेयर आपकी ड्यूटी थी बात करना, बताना कि वो डिफेक्ट है, मैं चुप रही, दैट इज दैट तब जब वो साइलेंस होगा तो वो हो जाएगा आपका ड्यूटी टू स्पीक में, यस वो फ्रॉड हो जाएगा. साइलेंस जहाँ पे मैं चुप रही हूँ, साइलेंस डिसेप्टिव था, उस बंदे ने मुझसे पूछने की कोशिश भी की कि क्या इसमें प्रॉब्लम है, मैं चुप रही. तो जहाँ पे डिसेप्टिव होगा, डिसेप्टिव जानबूझ के डिसीव करने के लिए, दैट इज ऑल्सो फ्रॉड. उस सिनेरियो में साइलेंस फ्रॉड बन जाएगा. चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस. चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस मतलब कि फ़ोन मैंने जो बेचना था उसकी प्राइस सस्ती हो गई है और मैं चुप रही हूँ, फिर भी वो भी फ्रॉड है. सस्ता हो गया, मार्केट प्राइस सस्ती हो गई, मैंने फिर भी उसको महंगे में, या इस तरह की कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं. सो दिस विल आल्सो बी फ्रॉड. एंड नंबर 4 इज हाफ ट्रूथ, मतलब वो साइलेंस इसमें आधी सच बात है आधी झूठी बात है, वो सारा जो है ये सारी कंडीशंस हैं जहाँ पे साइलेंस कुड बी फ्रॉड. बट देयर आर ऑल्सो सर्टेन कंडीशंस एंड केस लॉज, बहुत ज़्यादा केस लॉज भी हैं जहाँ पे साइलेंस फ्रॉड नहीं होता है. वो आप लोग खुद देख लेना, बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑन टाइम. सो इसका अफेक्ट क्या होगा, वॉट इज गोइंग टू बी द अफेक्ट, वेरी सिंपल, voidable at the option of the parties, at the option of the parties whose consent was given. So ये voidable हो सकता है. एक इसका आ गया अफेक्ट ये. नंबर 2 आ गया restitution of पोजीशन, ये रेमेडी होती है. सूट फॉर डैमेजेस हो गया, डैमेजेस के लिए वो सूट फाइल कर सकता है. और नंबर 4 आपका हो गया रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट. एक्सक्यूज माई एक्सक्यूज माई दिस राइटिंग. अफेक्ट, इसका अफेक्ट क्या होगा अगर फ्रॉड होता है, तो इसके ये 4 इफेक्ट्स होंगे. वॉइडेबल हो जाता है एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टीज हुज कंसेंट इज गिवन. नंबर 2 रेस्टिट्यूशन ऑफ पोजीशन, डैमेजेस में होता है कॉन्ट्रैक्ट की, ये यू हैव टू गो एंड स्टडी दिस. नंबर 3 इज सूट फॉर डैमेजेस, यू कैन ऑलवेज फाइल अ सूट फॉर डैमेजेस. नंबर 4 इज रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट. सो दिस इज इट फॉर फ्रॉड. अब हम नेक्स्ट पे आ जाएंगे जो कि मिसरिप्रेजेंटेशन है. फ्री कंसेंट का फोर्थ पॉइंट है मिसरिप्रेजेंटेशंस. मिसरिप्रेजेंटेशन अगर होगी तो फ्री कंसेंट नहीं होगा. नंबर 4 है मिसरिप्रेजेंटेशन कवर करता है सेक्शन 18 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. अब मिसरिप्रेजेंटेशन की स्टैट्यूटरी डेफिनेशन आप खुद ही देख लेना, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ नट शेल के इट मीन्स अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन मेड इनोसेंटली. सो एनी फॉल्स रिप्रेजेंटेशन और स्टेटमेंट विच इज़ मेड इनोसेंटली. इनोसेंटली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने गलती से जो है ये बात कर दी, मुझे पता नहीं था, मुझे मालूम नहीं था. फॉर इंस्टेंस दैट आई डिड नॉट नो, आई बॉट अ फोन फ्रॉम अ पर्सन, ठीक है, सेकेंड हैंड फोन, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी बेच रही हूँ. मैंने किसी से ख़रीदा, उसने मुझे कहा कि इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, कभी नहीं खुला. और आगे जब मैंने बेचा तो मैंने उसको कहा कि जैसे उसने मुझे बताया था मेरे कस्टमर ने, मैंने अपने कस्टमर को कहा कि नहीं इसमें तो कोई फॉल्ट नहीं है जहाँ तक टू माई नॉलेज, राइट.
सो मुझे आई डिड नॉट नो अबाउट द फैक्ट दैट देयर वाज अ प्रॉब्लम और डिफेक्ट इन दैट फोन. सो I was innocent when I made that representation that this phone is fine, because somebody else who gave it to me, who sold it to me, he said that it's all right, so there's no problem with that. ये हो जाता है मिसरिप्रेजेंटेशन आपका. अच्छा, इसकी एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, बिकॉज हमारे पास टाइम कम है, लेक्चर बहुत लंबा हो गया है, इसकी मैं आपको जल्दी से पढ़ के बता देती हूँ. एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या होती हैं? पॉजिटिव असर्शन हो गया, मतलब कि पॉजिटिवली मैंने आपको बात की. ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो गया, ऑफ कोर्स ब्रीच ऑफ ड्यूटी होगी. नंबर 3 मिस्टेक एज टू सब्सटेंस, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट था, फोन था. नंबर 4 सप्रेशन ऑफ वाइटल फैक्ट्स. सप्रेशन मीन्स वही सप्रेस कर देना, मतलब सही नहीं बताना, पता नहीं था. और नंबर 5 इज मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट ऑफ माइंड. सो आपका इवन स्टेट ऑफ माइंड को भी नॉलेज नहीं थी इस बात की, ठीक है. सो वो आपका मिसरिप्रेजेंटेशन होता है. मिसरिप्रेजेंटेशन की टाइप्स क्या हैं? 1 fraudulent, number 2 negligent, number 3 innocent. We will not go into detail of these. मैं आपको सिर्फ ऐसे बता रही थी कि ये 3 इसकी टाइप्स होती हैं. अफेक्ट ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होता है? अफेक्ट, जैसे मैं सारों के अफेक्ट्स आपको बताई थी. वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टीज हुज कंसेंट इज गिवन. सो ये वॉइडेबल होगा, वॉइड नहीं होगा, जस्ट लाइक ऑल अदर जो टाइप्स थे. रेस्टिट्यूशन ऑफ पार्टीज हो जाएगा. नंबर 3 रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट हो जाएगा. नंबर 4 ऑफेंस है, क्योंकि ये ऑफेंस है. और नंबर 5 पीनल एक्शन लिया जाएगा इसके अगेंस्ट. सो ये आपके हो गए थे 4. मिसरिप्रेजेंटेशन आपका कवर हो गया. सो हमारा अभी तक क्या क्या कवर हुआ है? कोवर्जन कवर हो गया, आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस कवर हो गया, आपका फ्रॉड कवर हो गया, और नंबर 3 पे आपका मिसरिप्रेजेंटेशन भी कवर हो गया. Now last but not the least is what? Mistake. Mistake क्या होती है? गलती से मेरी गलती हो गई कि मैंने जो है ये बात, जैसे हम कहते हैं सॉरी, मेरे से गलती हो गई. सो दैट इज अ मिस्टेक. सो व्हेन द कंसेंट ऑफ वन और बोथ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉज्ड by misconception or erroneous belief, the contract is said to be induced by mistake. अगर mistake से contract induce हो गया और दोनों का actual believe हो गया ये सही है, लेकिन वो mistake ही थी, by mistake हो गया, so उस scenario में ये mistake होगा और ये free consent नहीं होगा, और contract जो है क्या हो जाएगा आपका? contract enforceable at law, agreement enforceable at law हो गई, नहीं तो वो contract क्या होगा? void होगा. अच्छा, mistake kinds of mistake क्या होती है? What are the kinds of mistake? ये मैंने आपको पहले भी बताया था एक और लेक्चर में, लेकिन it was a part and parcel of something that we read, studied. Mistake of fact. So what is this? There are two kinds of mistake. ये दिस इज जस्ट नॉट कम इन इसके अंदर आपका कॉन्ट्रैक्ट की इन्फोर्सिबिलिटी के ऊपर, और ये फ्री कंसेंट ये वैसे आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बार बार आ रही हैं हर जगह. कॉन्सेप्ट समझ जाएं तो देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू एक्चुअली राइट इट डाउन ऑन पीस ऑफ पेपर एंड एक्चुअली प्रैक्टिस इट एज वेल. काइंड्स ऑफ मिस्टेक 2. नंबर 1 इज मिस्टेक ऑफ लॉ, नंबर 2 इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट. मिस्टेक ऑफ लॉ क्या होती है? मिस्टेक ऑफ लॉ सेक्शन आपका 21 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कवर करता है. मिस्टेक ऑफ फैक्ट आपका सेक्शन 20 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कवर करता है. मिस्टेक ऑफ लॉ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. मिस्टेक ऑफ लॉ वो चीज़ होती है जो कि लॉ की मिस्टेक की वजह से हो गई हो. सो वॉइडेबल हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट उस सिनेरियो में जब एनी बिकॉज इट वॉज कॉज्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइडेबल बिकॉज इट वॉज कॉज्ड बाय एनी मिस्टेक टू एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान. जो पाकिस्तान में लॉ होगा उस पर ये उसकी मिस्टेक के ऊपर अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वॉइडेबल होगा. अगर फॉरेन लॉ है, फॉरेन लॉ, तो क्या हो जाएगा? वॉइडेबल, वॉइड. पाकिस्तानी लॉ है तो वॉइडेबल है. अगर मिस्टेक ऑफ लॉ पाकिस्तानी लॉ के अंडर है तो वॉइडेबल है. फॉरेन पे तो वॉइड है बिकॉज वो एप्लीकेबल ही नहीं हम पे. ठीक है. इसका मिस्टेक ऑफ फैक्ट का मैं आपको बता दूं, सेक्शन 20 एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा. क्यों? आप कहेंगे इसमें वॉइडेबल हो रहा है लॉ में, उसमें क्यों वॉइड हो रहा है? इसमें वॉइड इसलिए हो रहा है मिस्टेक ऑफ फैक्ट में बिकॉज गिव यू एन एग्जांपल कि अगर मैंने किसी को वादा किया कि ये घोड़ा मैं आपको बेच रही हूँ, हॉर्स, आई एम सेलिंग हिम अ हॉर्स, दैट पर्सन कम्स टू मी एंड यू नो वो हॉर्स देखने आता है, वो खरीदने आता है, पैसे लेके आ रहा है, तो वो एक एग्रीमेंट हमने कर लिया था, वो बस लेने आ रहा है, पैसे देने आ रहा है और हॉर्स को कलेक्ट करने आ रहा है. हॉर्स मर गया,
हॉर्स तो डेड है, तो सब्जेक्ट जो मैटर था इसका कॉन्ट्रैक्ट का, जो इस कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में हुआ था, वो तो डेड है, वो तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए वॉइड हो जाएगा। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वॉइड हो जाता है, और ये कवर होता है सेक्शन 20 में मिस्टेक ऑफ फैक्ट, और मिस्टेक ऑफ लॉ सेक्शन 21 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर होता है। इसका अफेक्ट क्या होगा, हर चीज का मैंने आपको अफेक्ट बताया। इसका अफेक्ट क्या होगा, सॉरी इसका अफेक्ट होगा ये, अगर मिस्टेक हुई तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। So this will be the effect of mistake. Now we have concluded the entire chapter of consent. हमने आपको कंक्लूड कर लिया सारा चैप्टर कंसेंट का, कंसेंट क्या होता है, फ्री कंसेंट क्या होता है, और फ्री कंसेंट में क्या क्या चीज़ें 5 आती हैं जब कंसेंट नहीं होता, वो सारी हमने डिटेल में कर ली। वो क्या थी, नंबर 1 था आपका कोअर्जन, नंबर 2 था अनड्यू इन्फ्लुएंस, नंबर 3 था आपका मिसरिप्रेजेंटेशन, नंबर 3 फ्रॉड था, नंबर 4 मिसरिप्रेजेंटेशन था, नंबर 5 मिस्टेक था, और इनके अफेक्ट्स, एसेंशियल्स इंग्रेडिएंट्स भी कवर कर लिए, उनके अफेक्ट भी हमने कवर कर लिए। सो इसके बाद मैं आपको एक लास्ट चीज कराने वाली हूँ, वो इसी के अंदर इंक्लूडेड है, वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिस्टेक